हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, तो आज हिंदी की क्लास में हम सीखेंगे छंद। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं छंद की क्लास में। पहले हम देखते हैं छंद कहते किसको है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब किसी कविता को निश्चित संख्या में मात्राओं, किसमें मात्रा होती है ना उसमें, अथवा नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है, तथा उसमें यथा स्थान यति, यति मतलब जहाँ रुकते हैं उसको, तथा गति मतलब आगे शुरू होते हैं, है ना, उसका पालन किया जाता है तो उसको छंद कहते हैं। समझ गए ना? कविता में क्या होता है, निश्चित संख्या में मात्राएं होती है, नियमित वर्ण होते हैं और यति गति होती है, तब हम उसको क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या सारे छंद एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, सारे छंद एक प्रकार के तो नहीं होते हैं। तो कौन से दो प्रकार होते हैं? जैसे एक होता है मात्रिक छंद, ठीक है, और दूसरा होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, और वर्णिक छंद क्या होता है, जिसमें वर्णों की गिनती होती है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि मात्रिक छंद में भी तीन भेद होते हैं, एक सम, एक अर्धसम और एक विषम। वैसे ही वर्णिक में भी ऐसा ही होता है, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, तो ये सम में कौन से आते हैं? मात्रिक सम छंद में आते हैं चौपाई रोला आते हैं, तो अर्धसम में आते हैं दोहा और सोरठा आते हैं। वैसे ही वर्णिक छंद में कहें तो सम में आएंगे मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता और वसंतिका। यही हमारे अभी कोर्स में है, तो हम अभी इन्हीं के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलो, तो अब हमने देख ही लिया था कि मात्राओं की संख्या का नियम होता है, वहां पर मात्रिक छंद होता है। ठीक है, दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला में। ठीक है, और वर्णिक छंद में होता है वर्णों का नियत रीति से प्रयोग होता है, इनको वर्णव्रत भी कहते हैं। ठीक है, मालिनी, शिखरिणी, मंदाकांता और वसंतिका, ये सब है वर्णिक छंद। ठीक है, तो हम देखते हैं छंदों के प्रकार में क्या देखा हमने। सम होता है, एक तो होता है हमारे सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, चारों चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या जहां समान होती है, ठीक है, उनको कहेंगे समछंद। ठीक है, छंदों में चार चरण होते हैं। ठीक है, उसमें चारों में सभी चरणों में उनकी संख्या क्या होती है, मतलब मात्राओं की संख्या और वर्णों की संख्या, ये कह रहे हैं। देखो, चारों चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या जब समान होती है तो उसको कहेंगे हम समछंद। ठीक है, अब देखते हैं अर्धसम। उसमें क्या होता है, इनमें पहले और तीसरे, ठीक है, पहले और तीसरे यानी कि चार चरणों का जो छंद होता है ना, कविता होती है ना, उसमें पहली लाइन और तीसरे लाइन में, ठीक है, फिर बाद में दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। यानी कि कहते हैं ना हम सम और विषम, तो जैसे विषम में हो गया पहला और तीसरा, और सम में हो गया दूसरे और चौथा। इन चरणों में मात्राओं की तथा वर्णों की संख्या समान होती है। तो वैसे कौन से होते हैं, दोहा और सोरठा होते हैं। ठीक है, विषम में क्या होता है, उनमें तो भाई इनमें चार से अधिक अर्थात 6 या 8 चरण होते हैं, और इनकी मात्रा और की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम इनको विषम कहते हैं। जैसे कुंडलियां है, छप्पे है, ये सारे विषम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वापस देखें तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद हम ये पढ़ते हैं, और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसको हम कहते हैं मात्रिक छंद। वर्णों की नियत रीति होती है, उसको कहते हैं वर्णिक छंद। ठीक है, अब हम मात्रिक छंद के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलो, जैसे एक मैं तुम्हें दोहा लेके बताती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये दोहा है, बिगड़ो काम बने नहीं, लाख करो किनकोई,
बिगड़ो काम बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध ते, मथे न माखन होए। ठीक है, ये हमारा दोहा छंद है। इसको हम देखते हैं कि भाई हम कहेंगे बिगड़ो के ऊपर ये आई एक मात्रा छोटी, फिर ये एक मात्रा यहाँ लघु, ये गुरु, ये गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हो गई 13 मात्रा। यहाँ कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखो यहाँ पर तो 11 मात्रा हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पहली पंक्ति में है 13 मात्रा है, दूसरे चरण में है 11 मात्रा है ना। तो आगे चल के देखते हैं, आगे की लाइन में है जैसे रहीमन फाटे दूध ते, है ना। इस लाइन में फिर ये है देखो 1 2 3 4, यहाँ हो गई गुरु की हो गई 2 मात्राएं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल कितनी हो गई 13 मात्राएं। इसमें देखो यहाँ ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ हो गई 11 मात्रा, हो गई ना। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या भाई मात्राएं हैं, कैसे है, कैसे दो है, ऐसा लग रहा है ना। तो चलो ये भी सीखते हैं। ठीक है, तो मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं ये पहले सीखते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताई लेकिन आपको पता ही नहीं है ना कि कैसे गिनी जाती है, तो उसी के बारे में आगे सीखते हैं। ठीक है, तो देखो जहां पर ये अ क्या होता है, अ ई उ और री, ये जब आते हैं वहां पर हमारी ये लघु मात्रा होती है। ठीक है, लघु मात्रा की ये देखो ये निशानी होती है, ये देखो ये है ना। तो यहाँ अ ई उ और री ये जहाँ आते हैं, यानी इनसे संबंधित चाहे ये स्वर हो या इनसे संबंधित मात्राएं हो, तो वहां पर हम लघु मात्रा गिनेंगे। लघु की एक मात्रा गिनी जाती है, कितनी गिनी जाती है, एक। और जहाँ चंद्र बिंदु होता है ना वहां भी लघु मात्रा आती है। ठीक है, अब देखते हैं गुरु मात्रा कहाँ आती है। ठीक है, कौन सी मात्रा, गुरु, गुरु मात्रा आती है, उसके 2 गिनी जाती है। कितनी गिनी जाती है, 2। तो 2 कैसे, देखो जैसे आ है, ई है, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग अह। ठीक है, तो इनको सबको हम गुरु मानेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित मात्रा आएगी तो भी हम गुरु मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त वर्ण, ठीक है, उससे पहले वाला वर्ण आता है वो भी गुरु माना जाता है। तो समझ गए ना आप। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये देखो क है, जैसे ये क है तो क को लघु मानेंगे, है ना। हमने देखा था कि क लघु है, ये ई की मात्रा की लघु है, ये कु लघु है ना। तो यहाँ पर जो लघु है वहां पर ऐसे ये छोटी एक लघु मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, इसके अलावा के ये री से ऋषि होता है ना, वो भी क्री, ये भी लघु माना जाता है। ठीक है, और बाकी सब चाहे का है, बड़ी की है, बड़ा कु है, के कई को कौ कंग कह, ये सारे गुरु माने जाएंगे। ठीक है, इनकी सबकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। ठीक है, तो मात्राओं के संबंध में कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। कैसे कि देखो जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व स्वर का योग होता है उसकी मात्रा 1। ठीक है, ह्रस्व यानी छोटी ई वगैरह होता है ना वो, और जिनके साथ दीर्घ स्वर का योग होता है उसकी मात्रा 2 गिनी जाती है। अभी हमने देखा था ना, जैसे यहाँ है राज, तो यहाँ आ हो गया ना, इसलिए ये दीर्घ हुआ, तो यहाँ 2 मात्रा गिनी गई।
ये ज यहाँ अ है, तो यहाँ एक छोटी मात्रा गिनी जाएगी, इसलिए एक मात्रा गिनी जाएगी। वैसे ही है हरी, तो हरी में ये देखो ह, तो ह की एक मात्रा गिनी गई है, तो यहाँ एक लिख दिया। यहाँ री, ये भी छोटी ई की मात्रा है, तो एक मात्रा गिनी गई, तो एक हो गया, है ना। जैसे ये गीता है, तो ये बड़ी ई की मात्रा है, तो दो, यहाँ पर दो मात्राएं लिख दी। यहाँ पर है ता, तो ये आ की मात्रा, उसको गुरु मानते हैं, तो दो मात्राएं हो गई। वैसे ही ये मधुर में देखते हैं, म को लघु माना है, दू को लघु माना है, और र को भी लघु माना है, तो सभी लघु लघु है, इसलिए एक एक एक। तो इस प्रकार मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहाँ आपने देखा कि मात्राओं की गिनती कैसे होती है, ठीक है। अब दूसरी क्या बात ध्यान रखने की होती है कि हलंत कौन सा होता है, हलंत। दूसरा बात करते हैं हलंत की, ठीक है। हलंत मतलब ये देखो, ये श आधा है ना, यहाँ पर भी ये स आधा है, तो इनको भी हम हलंत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि हलंत अथवा स्वर विहीन व्यंजन में मात्रा नहीं गिनी जाती है। तो यहाँ देखो, या की मात्रा 2 गिनी है, म की मात्रा 1 गिनी है, ठीक है। वैसे ही यहाँ स को छोड़ के म, र, अण, इनकी देखो लघु 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 मात्रा गिनी गई है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब हलंत होता है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये नियम भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे संयुक्त अक्षर, कौन सा, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है। ये देखो म, दम्भ, दम्भ में ये म और ब संयुक्त हो गए, तो उसके आगे का ये द है, ठीक है। तो उसको द वैसे तो लघु माना जाता है, लेकिन संयुक्त के कारण ये क्या हो गया, गुरु मान लिया। यहाँ देखो अनंत, अनंत में यहाँ पीछे न और त संयुक्त हो गया, तो यहाँ न को गुरु मान लिया है ना। तो यहाँ क्या देखा कि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु हो जाती है ना। ये भी हमारे लिए एक नियम याद रखने वाला है। आगे देखते हैं कि संयुक्ताक्षर, क्या, संयुक्ताक्षर यदि, तो संयुक्ताक्षर यदि शब्द के आरंभ में, संयुक्ताक्षर यदि शब्द के आरंभ में होता है तो उस पर की मात्रा की गणना नहीं होती है। देखो ये संयुक्ताक्षर आगे आ गया, तो उसमें जो है वो स की गिनती नहीं होगी। तो देखो यहाँ व के लिए लघु और दे के लिए गुरु और श के लिए लघु, है ना। तो ये जो संयुक्ताक्षर में शुरुआत का अक्षर है उसकी गिनती नहीं होती है ना। आगे का नियम देखते हैं कि चंद्र बिंदु वाले, तो यहाँ हम देखते हैं कि चंद्र बिंदु, ये देखो चंद्र बिंदु वाले वर्ण की एक मात्रा तथा अनुस्वार वाले वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती है। ये देखो हंसना में चंद्र बिंदु आया है, लेकिन यहाँ संकट में अनुस्वार आया है ना। तो चंद्र बिंदु को यहाँ लघु माना है, लेकिन अनुस्वार को गुरु माना है ना। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ चंद्र बिंदु वाले ह की चोटी और स और ना की लघु और गुरु हो गए, या संकट में गुरु और क और ट का लघु लघु मात्रा हो गई। तो इस तरह से मात्राएं गिनते वक्त भी हमें ध्यान रखना है ना। आगे का नियम देखते हैं कि अनुस्वार, अनुस्वार अंग तथा विसर्ग अ वाले वर्ण दीर्घ माने जाते हैं तथा उनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। ये देखो हंस, उसकी 2 मात्राएं गिनी गई, ठीक है ना।
और स की तो लघु है ही। वैसे ही प्रायः में भी देखो, ये यह है ना विसर्ग, तो इसकी भी 2 मात्रा गिनी जाती है। और प्रा है तो उसकी 2 मात्रा हो गई। तो इस तरह से मात्राएं गिनते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। संयुक्ताक्षर है ना, संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण यदि उच्चारण में बल नहीं पड़ता तो दीर्घ होने पर भी ह्रस्व ही माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, कुम्हला, कुमला है ना, तो कुम्हला में ये देखो यहाँ संयुक्त अक्षर है ना, फिर भी यहाँ पर ये कु की मात्रा छोटी ही मानी गई, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर बल नहीं आता है। ठीक है, कुम्हलाना, यहाँ अगर ना लिखा जाए कुम्हलाना, ठीक है, तो यह देखो इसकी ऐसे करके यहाँ 2 मात्रा लिख देते हैं, तो यहाँ जोर नहीं पड़ने के कारण कु की मात्रा छोटी मानी गई है। वैसे ही कुम्हार है तो कुम्हार पर जोर नहीं पड़ रहा, ऐसी स्थिति में कु की मात्रा को छोटी ही माना है ना। तो और ये संयुक्त अक्षर की तो है ही बड़ी 2 मात्रा, र की लघु हो गई। आगे का नियम देखते हैं। छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? गुरु। ठीक है, और लघु गुरु की गणना मुख्यतः उच्चारण में लगने वाले समय पर ही निर्भर होती है। तो जान लिए ना आपने सारे नियम। तो अब हम थोड़ा वापस हमारा दोहा वो लेते हैं। अब आप बता सकते हो, बता दोगे ना? देखो यहाँ पर ये है, बिगड़ो काम बने नहीं। ठीक है, तो ये है लघु बी, इसलिए 1 मात्रा आ गई। ग में यहाँ 1, रो ये गुरु हो गया, इसलिए 2 मात्रा। यहाँ का आ की मात्रा के कारण गुरु, म लघु, ब लघु, ने गुरु, न लघु, और ये ही गुरु। तो यहाँ हम आपने जाना था ना कि लघु की 1 मात्रा होती है, तो 1 और 1 2, ये 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और ये 1 11, 11 और 2 13, तो ये 13 मात्रा हो गई ना। तो इस तरह से मात्रा गिननी होती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ला की हो गई गुरु, ख की हो गई लघु, क की हो गई लघु, रो गुरु, की लघु, न लघु, ओ गुरु, ई लघु। तो यहाँ हम मात्राएं गिनते हैं। 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 8 9 10 11। यहाँ कितनी हो गई? 11। ठीक है, तो दोहा छंद है, उसमें प्रथम चरण में होती है 13 मात्रा और दूसरे चरण में होती है 11 मात्रा। आगे देखते हैं, उसी के अगर तीसरे चरण की बात करें तो देखो उसमें फिर बताई है हमें 13 मात्रा और चौथे चरण में 11 मात्रा। यानी हमने क्या देखा, पहले चरण में थी 13, तो तीसरे में भी 13 है, दूसरे चरण में थी 11, यहाँ चौथे चरण में भी 11 है। ठीक है ना, चलो इनकी मात्राएं गिन के देखते हैं। र की ये लघु, ही लघु, म लघु, न लघु, फा गुरु, टे गुरु, दु गुरु, ध लघु, ते गुरु। तो कितनी मात्रा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई ना 13 मात्रा। चलो अब इसमें देखते हैं। म की लघु, थे की गुरु, न लघु,
और माँ की गुरु, ख की लघु, न की लघु, हो की गुरु, य का लघु। तो अब गिनते हैं इनके मात्राएं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितनी हो गई? 11 मात्रा। तो आपका मात्रा गिनना सीख गए ना? तो इस तरह से मात्राएं होती है। तो हमने क्या देखा कि दोहा छंद है, उसमें पहले और तीसरे चरण में आई थी हमारी 13 मात्रा। कितनी आई थी? 13 मात्रा। और दूसरे और चौथे यानी कि सम चरण में आई थी 11 मात्राएं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि दोहा चरण में 13 और 11 मात्रा होती है। ठीक है, तो हम इसका अगर परिभाषा की बात करें तो याद रखनी है कि दोहा छंद में क्या होता है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसमें चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मतलब आधा समान था ना, 13-13 11-11, है ना? तो यहाँ हम इस दोहे की मात्राएं गिनकर देखते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखो प्रथम चरण में कितनी? 13 मात्रा हो गई ना। अब दूसरा चरण देखते हैं। ये है हमारा दूसरा चरण। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरे चरण में कितनी हो गई? 11। और आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो तीसरे चरण में हो गई 13 मात्राएं। चौथे चरण में कितनी है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो अच्छा, यहाँ पर हमें बड़ी मात्रा लेनी चाहिए थी। हाँ, तो फिर यहाँ हो जाएगा ये गुरु, है ना, इसलिए ये हो रहा था ऐसे। चलो वापस देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हो गई 11 मात्राएं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि दोहा छंद होता है, वहां पहले चरण में 13, तो तीसरे चरण में भी 13, है ना, और दूसरे चरण में 11, और चौथे चरण में भी 11। तो वो होता है दोहा छंद। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो इस तरह से कर लेना है। ठीक है, एक हाँ, तो अब हम देखते हैं चौपाई छंद। दूसरा हमारा उसका आगे का छंद कौन सा है? चौपाई। तो अब हमारा छंद है चौपाई। ठीक है, चौपाई में क्या होता है कि 16 मात्रा होती है। कितनी होती है? 16 मात्रा है। देखो कैसे, ये देखो यहाँ ये छोटी छोटी ये मात्राएं लगी हुई है। ये देखो सारे लघु है, लेकिन यहाँ राम में रा गुरु है, और यहाँ जा गुरु है, यहाँ वा गुरु है, बाकी सारे वर्ण। और यहाँ पर क्या है? लघु ही है। और यहाँ देखो ये ना, ये गुरु, और ये यहाँ वा गुरु, बाकी सब लघु है। ठीक है, तो यहाँ हम गिन के देख लेते हैं। देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ कितनी हो गई? 16 मात्राएं हो गई, है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई ना। तो यहाँ पर 16 मात्रा हो गई। तो क्या समझे कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16। समझ गए ना? तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि चौपाई छंद में, चौपाई छंद क्या है? एक मात्रिक छंद है। मात्राएं लगती है ना, इसलिए हम कहेंगे मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। और इसके प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती है। याद हो गया ना? बहुत आसान है। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये
हमारा आ गया है अनुस्वार वाला, तो ये गुरु हो गया। और यहाँ आ की मात्रा वाले ये गुरु हो गए। ठीक है, यहाँ देखो आ की मात्रा है ये गुरु है, और यहाँ भी आ की मात्रा है ये गुरु। उसके अलावा सारे ही लघु है। ठीक है, और मात्राएं कितनी है? 16। तो ये भी कौन सा हो गया? चौपाई छंद, है ना। आगे अगर ये भी देखे, उसी की आगे की पंक्तियां हैं, इसमें भी यहाँ पर है 16 मात्राएं, है ना। 16 मात्राएं हैं, इसलिए ये चौपाई छंद में हम क्या कहेंगे? कुल मात्राएं होती हैं 16। ठीक है, अब आगे चलते हैं रोला छंद। अब आगे का हमारा है रोला छंद। ये देखो इसमें क्या होता है, ये मात्राएं देखो गिनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो कितनी हो गई? 11। हाँ, और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ हो गई 13, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 11 और 13। ठीक है, और यति हो गई यहाँ पर 11 मात्रा पर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वापस 11 मात्रा हो गई। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हो गई ना। तो इस तरह हम देखते हैं रोला छंद में होता है 11 और 13 मात्रा। कितनी होती है? 11 और 13 मात्रा। तो कुल हो गई 24 मात्राएं हो गई ना। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यह जो रोला छंद है वो हमारा सममात्रिक छंद है। सममात्रिक क्यों? क्योंकि सभी में समान ही मात्राएं थी, इसलिए हम कहेंगे सममात्रिक छंद है। ठीक है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के क्रम में युति होती है। इसमें कुल कितनी थी? 24 मात्राएं थी, है ना। इसमें तुक प्रायः 2-2 चरणों में मिलती है, और प्रायः इनके चरण के अंत में 2 गुरु रखे जाते हैं, परंतु ऐसा होना अनिवार्य भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा रोला छंद। ठीक है, एक उदाहरण और देख लो। देखो इसमें भी 11 कौन सी है? इस उदाहरण में भी देखो 11 मात्राएं हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण ये रोला छंद का देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है कि ये देखो 11 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 11, और यहाँ 13 मात्राएं हैं। यहाँ 11 13 11 13 11 13। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोला छंद में सममात्रिक माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सममात्रिक छंद माना जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये रोला है, ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं के क्रम से युति होती है, और कुल 24 मात्राएं होती है। ठीक है, और तुक प्रायः 2 चरणों में मिलती है। ठीक है, और चरणों के अंत में 2 गुरु रखे जाते हैं। समझ गए ना आप अच्छे से? तो चलो आगे हम देखते हैं कि सोरठा छंद। सोरठा में क्या होता है कि हमारा जो प्रथम चरण है उसमें 11 मात्रा होती है, और दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है। तीसरे में 11 होती है, तो चौथे में 13 होती है। ठीक है, देखा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले और तीसरे में 11, और दूसरे और चौथे में 13 है ना। और मात्राएं भी अगर गिन के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आप अगर अभ्यास करना चाहो ना तो देखो इस वीडियो को आप थोड़ा सा रोक कर अपने हिसाब से भी मात्राएं लगाकर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो ये भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? सोरठा छंद में 11 और 13 मात्राएं होती है। ठीक है, तो अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। ठीक है,
तो सोरठा की परिभाषा में कहेंगे कि ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है और यह दोहा छंद से विपरीत होता है। दोहा में अलग होता है ना, इससे उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है ना। तो आगे हम ये जो सोरठा छंद है उसका एक और उदाहरण देखें तो हम देखते हैं इसमें भी प्रथम चरण में 11 मात्राएं है और तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं है, दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में होती है 13 मात्राएं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें सम चरण यानी दूसरा और चौथा और विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा, तो उनमें समान मात्राएं हैं। यहाँ देखो, ये गणों को समझने के लिए एक सूत्र है हमारे पास, है ना। ये सूत्र हमारा अभी देखा था ना, कौन सा था? यमा ताराज बान सलगा। ठीक है, कौन सा है? यमा ताराज बान सलगा, है ना। तो इससे अब हम कैसे गण बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये य गण कैसे बना है कि य मा ता, इससे बन गया ये य गण। ठीक है, और मा ता रा, इससे ये देखो ये माता रा हो गया, इससे बन गया म गण। ठीक है, फिर यहाँ ता रा ज, ये देखो ताराज, इससे बन गया त गण। ठीक है, फिर हो गया रा ज बा, ये देखो राजबा, इससे र गण बन गया। फिर ये देखो ज बा न, ठीक है, ये राजबान, इससे बन गया ज गण। ठीक है, फिर लेते हैं बा न स, ये इससे बन गया ये बानस। ठीक है, तो ये बन गया ब गण। ठीक है, आगे देखते हैं न श ल, है ना, तो ये नशल की वजह से बन गया न गण। फिर यहाँ है स ल गा, ये देखो सलगा से बन गया स गण। तो इस प्रकार हमारे गण 8 होते हैं। एग्जाम में आए ना कि गण कितने होते हैं, तो 8 गण। कौन कौन से? तो ये हमने देख लिए, यमा ताराज भान सलगा। तो इस हिसाब से ये हमारे 8 गण हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये अंत में है लघु गुरु। ठीक है, इस तरह से हमारे 8 गण होते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप? तो अब जैसे इनके हिसाब से हम देखते हैं वसंत तिलका। कौन सा छंद देखते हैं? वसंत तिलका छंद। उसमें क्या होता है कि यह समवर्ण वृत्त छंद है। ठीक है, इसमें 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये गण कौन से होते हैं? त भ ज, त भ ज। ठीक है, और लास्ट के 2 गुरु होते हैं। लास्ट के 2 वर्ण कौन से होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है, तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा उदाहरण है यमा ताराज भान सलगा, ये हमारा सूत्र है। और उसमें वसंत तिलका का गण है त भ ज और अंतिम 2 वर्ण गुरु। ये देखो अंतिम 2 वर्ण गुरु है ना, पीछे देखो। ठीक है, और त गण में होता है, त गण हमें याद है, त गण में क्या होता है? अगर याद नहीं है ना तो इस सूत्र से भी याद कर सकते हैं। देखो ये ताराज, ताराज मतलब गुरु गुरु लघु, ये देखो गुरु गुरु लघु, है ना। ब, ब का देखो यार ये रहा बानस, है ना, तो बानस में क्या हो गया? गुरु लघु लघु, ये देखो गुरु लघु लघु, है ना। ये देखो, फिर है दूसरा है ज, ज है तो ज आएगा यहाँ से जबान, है ना, जबान। तो जबान में क्या हो गया? ये लघु गुरु लघु। तो ये देखो यहाँ पर हम देखते हैं लघु गुरु लघु, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
जैसे आगे का वर्ण है हमारा ये ज, वापस ज है ना, वापस ज है तो ज हो गया फिर ज बा न। ठीक है, तो यहाँ देखो लघु गुरु लघु आ गया ना, जबान में क्या है ये लघु गुरु और लघु है ना। ठीक है, और आगे लास्ट के दो वर्ण क्या बताया है, गुरु गुरु, ये देखो गुरु गुरु हो गए ना। ठीक है, ये हमने देख ही लिए थे। तो इस प्रकार सभी पंक्तियों में हम देखेंगे कि इसी तरह से त ब ज गण के अनुसार उसमें वर्णों की व्यवस्था होती है। तो इसको हम कहेंगे वसंत तिल का छंद। ठीक है, कौन सा कहेंगे, वसंत तिल का। ये देखो अब आगे देखते हैं मालिनी छंद। देखो मालिनी छंद में क्या होता है कि उसके गण होते हैं नन्मय। क्या होते हैं, नन्मय। देखो कैसे, तो देखो अगर हम बात करते हैं पहले अक्षर न, ठीक है, पहला अक्षर है हमारा न। ठीक है, न कहाँ है, ये रहा देखो न, तो न से आगे हुआ नशल, तो यहाँ लघु 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 है ना। तो ये देखो लघु 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 है ना, यहाँ पर लघु लघु लघु। ठीक है, फिर वापस ना आया तो इसमें इसका मतलब भी हो गया लघु लघु लघु। तो ये देखो लघु 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 हो गया ना। म है तो म कहाँ आ रहा है, देखो ये रहा हमारा म, तो ये मा ता रा, यानी कि गुरु 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 है ना, आ की मात्रा है ना। तो यहाँ देखो ये भी है गुरु गुरु गुरु। ठीक है, फिर है हमारा य मतलब ये रहा य मा ता, ये यमाता हो गए। ठीक है, तो यहाँ हो गया देखो ये य मा ता, ये देखो लघु गुरु गुरु हो गया ना। फिर वापस यह है तो ये वापस लघु गुरु और गुरु हो गया ना इस प्रकार। तो इस प्रकार ये देखो ये न म य, इससे हमारा ये मालिनी छंद बन रहा है। देखो वापस देखते हैं दूसरी लाइन में। जैसे वापस हम देखते हैं ये है न, ठीक है, न से न श ल, यानी कि कोई ये सारे न श ल लघु है, इसलिए यहाँ पर भी देखते हैं ये न स ल, ये भी लघु लघु है। देखो यहाँ भी देखो ये न श ल के अकॉर्डिंग लघु लघु है, यहाँ भी ये न जी स दी, लेकिन ये भी लघु लघु है तीनों। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर न म य, ठीक है, इस प्रकार गणों की अगर व्यवस्था होती है, गण अगर इसमें इसी प्रकार से आते हैं तो उसको हम कहेंगे मालिनी छंद। ठीक है ना, अब आप सीख गए ना कि कैसे होता है। चलो आगे का और देखते हैं। यहाँ ये है देखो पीछे वाला, तो ये है य माता, तो ये देखो यहाँ य माता, य में लघु गुरु गुरु, तो ये देखो लघु गुरु गुरु है ना। यहाँ इसी प्रकार पीछे लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु है ना। ये देखो वापस ये वाला यह देखे तो यहाँ पे भी लघु य माता मतलब लघु गुरु गुरु हुआ ना। तो ये देखो लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, यहाँ पर लघु गुरु गुरु। ठीक है ना, तो अगर म की वापस बात देखें तो म कहाँ आया, ये रहा देखो यहाँ म है ना, तो माँ तारा, तो इसके हिसाब से ये तो तीनों ही गुरु है। तो ये देखो यहाँ रा के और माँ, इनमें तीनों गुरु है ना, ये देखो तीनों गुरु, यहाँ ये तीनों गुरु और यहाँ ये तीनों गुरु। ठीक है, और आगे कह रहे हैं ये न और ये न। ठीक है, इसका तो हमने देख ही लिया था आगे वाले। तो इस प्रकार जहाँ पर न म य ननम य ये अगर गणाते हैं तो मालिनी छंद होता है। समझ गए ना, ठीक है। तो हम मालिनी छंद की परिभाषा क्या कहेंगे कि इस वर्णिक सम छंद में 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 15 वर्ण।
और 7वें और 8वें पर यति होती है और इसका गण होता है नन म य। ननम य। ठीक है, मालिनी को याद रखने के लिए ननम य। ये देखिए यहाँ पर मालिनी छंद को हम वापस देखें तो इसमें है हमारा ये यमा ताराज बान सलगा, ये तो है ही। ठीक है, और इसका हमारा सूत्र आता है न न म य। क्या है? ननम य। ननम य याद रखना है। मालिनी छंद में होता है ननम य। ठीक है, तो अगर हम न के हिसाब से गण देखें तो ये रहा हमारा न, तो न स ल। ठीक है, लघु लघु लघु, ये देखो लघु 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 लघु, ये देखो तीनों लघु लघु आ रहा है ना, वापस न है ना, तो यहाँ पर वापस 1 2 3 लघु, 1 2 3 लघु, 1 2 3, है ना, ये लघु है। और यहाँ म की बात करें तो ये देखो माँ तारा। ठीक है, तो माँ तारा मतलब तो ये तीनों गुरु आ गए, तो ये देखो 1 2 3 गुरु, 1 2 3 गुरु, 1 2 3 गुरु, 1 2 3 गुरु हो गए। ठीक है, य की बात करें तो ये देखो य मा ता, यानी कि लघु गुरु गुरु। ये देखिए ये लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, है ना। और वापस ही वही है, य मतलब लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु। ठीक है ना। तो इस प्रकार मालिनी छंद का अभ्यास बहुत अच्छे से हो गया ना। अब देखते हैं सिखरिणी छंद। ठीक है, सिखरिणी छंद में क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि भाई इसका गण है, इसका गण है यमन शब लागा। यमन शब लागा, ये याद रखना। सिखरिणी छंद को जांचने के लिए क्या सूत्र याद रखना है? यमन सब लागा, यमन सब लागा। ठीक है, चलो तो हम देखते चेक करते देखें। य का मतलब हो गया, ये य का मतलब हो गया य माता, तो ये हो गया लघु गुरु गुरु। तो देखो ये लघु गुरु गुरु है ना, ये देखो। फिर है म, है ना, म मतलब यहाँ पर ये देखो म का मतलब हो गया, तो यहाँ हम देखते हैं कि य का अर्थ होता है यमाता, मतलब लघु गुरु गुरु। तो ये देखो लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, है ना। और यहाँ पर म गण है, इसका मतलब हो गया कि म कोई म गण के हिसाब से हमारा हो गया है। ये देखो, तो यहाँ हमने देख लिया है कि भाई य का मतलब य लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु हो गया है। म का मतलब होता है गुरु गुरु गुरु, तो यहाँ पर गुरु 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 आ गए हैं, ये देखिए तीनों गुरु आ गए हैं। और यहाँ न का मतलब होता है न स ल, यानी तीनों ही लघु है, तो ये देखो तीनों लघु आ गए। स का मतलब हो गया लघु लघु गुरु, तो ये देखो लघु लघु गुरु, है ना। ठीक है, और ब का मतलब होता है गुरु लघु लघु, बानस हो गया ना ये। तो यहाँ पर देखो गुरु लघु लघु, और अंत के 2 वर्ण बताया है लघु गुरु, है ना। ये देखो लघु गुरु, है ना, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। ठीक है, तो यहाँ सिखरणी में हमने गण देखा है यमन सब लागा, यमन सब लागा, ये सूत्र याद रखना है, यमन सब लागा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सिखरणी एक
वर्णिक सम छंद है। शिखरिणी ये क्या है? वर्णिक सम छंद है ना। और यह इसमें कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17। ठीक है। और हमने देखा यमन सब लागा, यानी कि अंत में लघु और गुरु स्वर होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक चरण में यति 6 और 11 वर्णों पर होती है। तो इस प्रकार ये हमारा शिखरिणी छंद हो गया। ठीक है। तो एक उदाहरण अगर और देखना चाहे तो ये देखो, यमन यमन सब लागा। तो ये देखो, ये है हमारे यमन। तो यहाँ हमारा शिखरिणी छंद का सूत्र याद क्या रखना है? यमन सब लागा, यमन सब लागा। तो ये देखते हो, य का वापस अगर याद रखना चाहो तो क्या होगा? य मतलब यमाता, लघु गुरु गुरु, ये लघु गुरु गुरु। म का मतलब हो गया गुरु गुरु गुरु, ये देखो, ये गुरु हो गया ना, गुरु गुरु। ठीक है। न का मतलब लघु लघु लघु, ये लघु लघु लघु। स का मतलब ये देखो, यहाँ सलगा, लघु लघु गुरु, ये देखो, लघु लघु गुरु, है ना। और लागा, यहाँ लास्ट में क्या है? लघु गुरु, है ना। और यहाँ भ की बात करें तो गुरु लघु लघु, ये देखो, गुरु लघु लघु, है ना। तो इस प्रकार अगर यमन सब लागा अगर ऐसा होता है तो शिखरिणी छंद माना जाता है ना। ये वापस उसी में देखो, इसमें भी हमने क्या लिया है? यमन सब लागा। ये देखो, य मतलब यमाता, ये देखो, लघु गुरु गुरु। ठीक है। तो इस प्रकार आते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा शिखरिणी छंद है ना। तो अभ्यास हो गया ना शिखरिणी छंद का। ये देखो, सारे उदाहरण हैं। ठीक है। आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। चलो आगे देखते हैं मंदाक्रांता। कौन सा है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में क्या होता है कि वर्णिक तो है ही, ठीक है, सभी चरणों में मात्राएं सम होती हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण। ये देखिए। और गण कौन सा होता है? म ब न त त, और अंत में होते हैं 2 गुरु होते हैं। चौथे छठे सातवें वर्ण पर विराम होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम हमारा ये मंदाक्रांता। देखो, ये एक उदाहरण है इसका, पीछे बातें। ठीक है। हमारा इसका उदाहरण है पीछे बातें। क्या है? पीछे बातें विविध करती, पीछे बातें विविध करती, कांपती कष्ट पाती। तो देखो, इसमें हमारे गण है म ब न त त गा गा, म ब न त त गा गा। क्या है? म ब न त त गा गा। तो देखो, म का हो गया मातारा, मतलब कि गुरु गुरु गुरु। तो ये देखो, तीनों गुरु आए। फिर है ब, ब का मतलब ये गुरु लघु लघु, ये देखो, गुरु लघु लघु आ गया। फिर ये देखो न, न मतलब लघु लघु लघु, ये देखो, लघु लघु, ये देखो, लघु लघु है ना, तीनों लघु है। फिर है त, त का मतलब ये देखो, त ये रहा, त ताराज, इसका मतलब गुरु गुरु लघु। तो ये देखो, यहाँ पर है गुरु, है ना। ये देखो,
गुरु, गुरु और लघु, है ना। और आगे वापस त करें, तो फिर हो गया गुरु, गुरु, लघु। तो ये देखो गुरु, गुरु, लघु, ठीक है। और लास्ट में है हमारे ये क्या कहा है, गुरु, गुरु। तो ये देखो लास्ट में है गुरु, गुरु, ठीक है। ये देखो गुरु, गुरु, है ना। तो मंदाक्रांता में क्या होता है, अंतिम दो वर्ण गुरु होते हैं, ठीक है। और सूत्र होता है म ब न त त, ठीक है। तो इस प्रकार समझ गए ना कि मंदाक्रांता छंद कैसे होता है। तो समझ में आ गया सारा आपको। तो इस प्रकार आप वापस प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे छंदों की मात्राएं, सूत्र याद हो जाएंगे, है ना। तो इसमें याद क्या रखना है, सभी गणों को याद रखना है और उसके हिसाब से मात्राएं गिनने याद रखनी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।